नमस्ते टाइम्स ड्राइव फैमिली में क्रांति संभव स्वागत है आप सभी का टाइम्स ड्राइव शो के खास एपिसोड में जो हम लेकर आ रहे हैं मिजोरम के खूबसूरत नज़ारों के बीच से। और आज की गाड़ियां भी काफ़ी खूबसूरत हैं। कौन से प्रोडक्ट्स आज के एपिसोड में आपके लिए हैं, सबसे पहले वही बताते हैं। टाइम्स ड्राइव शो में सबसे पहले Hyundai की लेटेस्ट वर्ना आ गई है नए अवतार में। और बहुत दिनों के बाद मजा एक कैब्रियोले का, मर्सिडीज की E53 और रॉयल एनफील्ड की लेटेस्ट सुपर मीटियोर डे टू डे रनिंग में कैसी है बताएंगे आज। हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का टाइम्स ड्राइव के इस वीडियो में। मैं अंकुर तनेजान। ये है Hyundai की ऑल न्यू 2023 वर्ना। इसका फाइनली लॉन्च हो गया है। कुछ वीडियोस आप ऑलरेडी इसके देख चुके हैं डिज़ाइन को लेकर, लेकिन प्राइस क्या Hyundai ने इस वर्ना का रखा है, सबसे पहले बात करते हैं उसकी। प्राइस जो इसका स्टार्ट हो रहा है वो है 10.89 लाख से, जो इसका प्राइस स्टार्ट हो रहा है स्टार्टिंग वेरिएंट का। फिर उसके बाद जो और वेरिएंट है इसमें 1.5 लीटर जो MPI जो नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है, उसमें 4 वेरिएंट हैं, EX, S, SX और SXO। तो प्राइस उसमें स्टार्ट हो रहा है 6 स्पीड मैनुअल का जो प्राइस है 10,90,000 एक शोरूम उसका प्राइस है। एंड टॉप वेरिएंट जो है इस 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन में, उसका प्राइस है 16,19,500 रुपीज़ एक शोरूम। देन एक और इंजन का ऑप्शन है 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन का भी ऑप्शन दिया गया है। SX और SXO दो वेरिएंट का उसमें ऑप्शन है। उसका प्राइस स्टार्ट हो रहा है 14,83,500 से और जाता है टॉप वेरिएंट के लिए 17,37,900 रुपीज़ एक शोरूम। अब बात करूं इंजन ऑप्शंस जो इसमें दिए गए हैं, दो इंजन हैं, 1.5 लीटर टर्बो और 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड। इंजन में जो पावर दी गई है, पावर की बात करूं तो पावर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन में है वो है अराउंड 113 bhp की, एंड जो टर्बो पेट्रोल इंजन में है वो है अराउंड 157 bhp की। और टर्बो का जो टॉर्क है वो है अराउंड 253 न्यूटन मीटर्स का। अब डिज़ाइन की बात करें तो यहाँ पर जो मेन अट्रैक्शन इस गाड़ी को पहली पिक्चर्स देखने के बाद से लग रही हैं वो है इसकी कनेक्टेड हेडलाइट, जो DRL दिया गया है, एंड जो टेल लाइट है कनेक्टेड वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन कनेक्टेड ये लाइट देख रहे हैं DRL, यहाँ पर इस तरह से कुछ इस नई वर्ना के डिज़ाइन देखने को मिलती है। एंड देखने में वाकई में ये थोड़ी फ्यूचरिस्टिक, जैसे कि Hyundai कह रहा है, ज़रूर फ्रंट से लग रही है। डिज़ाइन टोटली पुराना जनरेशन कहूँ, ये छठा जनरेशन है, उसके मुकाबले काफ़ी हद तक बदल गया है। बट यहाँ पे हेडलैम्प्स देखने को मिलेंगे इसके, एंड सेंसर्स दिए गए हैं, एंड थोड़ा वो स्पोर्टी लुक भी यहाँ पर इसके बम्प में देखने को मिलेगा। पियानो ब्लैक एलिमेंट ग्रिल में देखने को मिलेगा, एंड सेंसर्स यहाँ पर इस फ्रंट में इस ग्रिल में भी देखने को मिल जाएंगे। साइड में आए तो साइड में टायर्स की बात करूँ तो टायर्स का जो साइज़ है वो है अराउंड 16 इंच का, 205 के टायर्स इसमें दिए गए हैं। साइड प्रोफाइल में यहाँ पर वही प्रॉपर लॉन्ग सेडान वाला फील, एंड व्हील बेस भी इसका कहें कि पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, या Hyundai जो कह रही है कि सेगमेंट में सबसे ज़्यादा व्हील बेस अब इस गाड़ी में देखने को मिलता है। दैट मीन्स अंदर थोड़ा स्पेस बेटर होने वाला है। ये जो सेक्शन है ये इस गाड़ी की एक USP मुझे लग रहा है। जो इसका टेल वाला डिज़ाइन है वो एक वाकई में फ्रेश फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन देखने में ज़रूर लग रहा है। वर्ना की बड़ी सी ब्रांडिंग है, Hyundai का लोगो, SX जो वेरिएंट है उसकी ब्रांडिंग दी गई है। सेंसर्स थ्रू आउट देखने को मिल रहे हैं। चलते हैं अंदर। अंदर क्या है इन टर्म्स ऑफ फीचर्स मामला इसमें देखने को मिलता है। लेट्स गो एंड चेक दैट आउट। अब बाहर से तो बदलाव काफ़ी कुछ हुआ है, लेकिन अंदर भी मामला काफ़ी ज़्यादा बदलाव हुआ देखने को मिलता है। सबसे पहले गाड़ी को मैं टर्न ऑन कर लेता हूँ। यहाँ से इसका स्टार्ट स्टॉप बटन जो दिया गया है, सेंटर में जो स्क्रीन दिया गया है इंफोटेनमेंट स्क्रीन, ये 10.25 इंच का स्क्रीन दिया गया है। एंड कनेक्टेड स्क्रीन है, दोनों अलग अलग डिवाइड करे हुए हैं बट एक सिंगल पैनल में दोनों ही स्क्रीन को इंटीग्रेट करा गया है, जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और जो इसका इंफोटेनमेंट स्क्रीन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह फीचर्स देखने को मिलते हैं। एंड ब्लू लिंक के साथ इसमें अराउंड 65 कनेक्टेड फीचर्स भी Hyundai वर्ना के साथ दे रही है इस नई वर्ना में। नीचे आएँ तो यहाँ पर AC कंट्रोल्स दिए गए हैं, एंड AC कंट्रोल्स के साथ साथ यहाँ पर इसमें ये मल्टी फंक्शनल Hyundai कह रही है कि ये क्लस्टर दिया गया है यहाँ पे कंट्रोल का, और इससे आप AC कंट्रोल्स भी कर सकते हैं और जो ट्रैक वगैरह है वो भी इससे आप चेंज कर सकते हैं। एंड डिजिटल यहाँ पे डिस्प्ले इसमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा नीचे USB-C चार्जिंग पॉइंट, 12 वोल्ट का सॉकेट, USB-A चार्जिंग पॉइंट, वेंटिलेटेड और हीटेड सीट्स का ऑप्शन भी अब इस Hyundai वर्ना में, स्पेशली ये जो फीचर्स मैं बता रहा हूँ टॉप एंड में होने वाले हैं, बट ये ऑप्शंस इन टर्म्स ऑफ फीचर्स यहाँ देखने को मिल रहा है। वायरलेस चार्जिंग है,
ड्राइव मोड का भी ऑप्शन है, नॉर्मल, इको, स्पोर्ट, 3 मोड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। सीट कलर्स की बात करूं तो यहाँ कॉम्बिनेशन ब्लैक और बेज में है, जबकि जो टर्बो वाला वेरिएंट है उसमें थ्रू आउट ब्लैक इंटीरियर और रेड स्टिचिंग वाला मामला जैसे कि एनलाइन के वेरिएंट्स में देखने को मिला था, तो वो एक ऑप्शन भी ड्यूअल टोन वेरिएंट के साथ Hyundai उस टर्बो वेरिएंट में दे रही है। अब रियर सीट की बात करें तो स्पेस के मामले में यहाँ पर सब कुछ सॉर्टेड फील हो रहा है। थाई सपोर्ट, हेडरूम, लेग रूम एम्पल यहाँ देखने को मिल रहा है। आर्म रेस्ट विद 2 कप होल्डर्स, रियर एसी वेंट्स, USB-C चार्जिंग पॉइंट एंड देयर इज सम स्पेस टू कीप फोन और समथिंग। एंड बेज में यहाँ पे ये सीट्स इसकी देखने को मिल रही हैं। इस ब्लैक और बेज कॉम्बिनेशन में भी सीट्स हैं एंड इसके साथ साथ रेड स्टिचिंग और ऑल ब्लैक इंटीरियर वाला भी कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। एंड ओवरऑल मामला यहाँ सेकंड रो में सॉर्टेड फील हो रहा है। बूट स्पेस कितना है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। सो बूट स्पेस जो इसमें दिया गया है वो है 528 लीटर्स का ये बूट स्पेस यहाँ पर इस Hyundai की नई 2023 वर्ना में देखने को मिल रहा है। एंड काफ़ी अच्छा स्पेस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। स्पेयर टायर की बात करें तो वो इसमें दिया गया है 15 इंचेस का, 16 इंच के व्हील्स हैं, 15 इंच का स्पेयर टायर देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ डिटेल्स हैं इस नई ऑल न्यू 2023 Hyundai वर्ना को लेकर। तो एक मर्सिडीज है, AMG है, ऊपर से कैब्रियोले है और इन सब के अलावा इन सब के ऊपर 1.3 करोड़ की एक शोरूम प्राइस भी है। तो जाहिर सी बात है लिस्ट ऑफ फीचर्स में एक्सक्लूसिव और इंप्रेसिव फीचर्स काफी होंगे। तो ये वीडियो है दरअसल उसी के बारे में। लेकिन वहां पर जाने से पहले 2 ऐसे एलिमेंट जो इसे काफी खास बनाते हैं सबसे पहले आपको बताते हैं। एक तो ऑब्वियसली इसका टॉप, एक बटन दबाइए और छत खुल जाती है, बंद हो जाती है और ये 20 सेकंड में 50 तक की स्पीड पर आप कर सकते हैं। और ये हमने एक बार नहीं बल्कि कई बार टेस्ट करके देखा। दूसरा इंप्रेसिव एस्पेक्ट इस कार का ड्राइव और परफॉर्मेंस है, जहां पर कंफर्ट मोड में ये काफी कंफर्टेबल आपको कार लगती है और अंदाजा नहीं लगता है कि इसे कंफर्ट से स्पोर्ट मोड में डालने पर इसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल बदल जाती है। AMG E कैब्रियोले में ताकत लगभग 450 हॉर्स पावर की आपको मिलती है और इसका प्रदर्शन आप बहुत ही लीनियर तरीके से महसूस कर सकते हैं, यानी बहुत ही स्मूथ इसकी ड्राइव है और एक्सेलरेशन आपको ताबड़तोड़ मिलता है। 4-व्हील ड्राइव ऑप्शन और एयर सस्पेंशन इसकी ड्राइव को ज्यादा सटीक और कंफर्टेबल बनाता है। जिस कीमत की ये कार है, जिस सेगमेंट की कार है, उस हिसाब से इसकी ग्राउंड क्लियरेंस आपको निराश नहीं करेगी। कहने का मतलब यह है कि एक आम ड्राइविंग कंडीशन में इसका प्रदर्शन आपको कंफर्टेबल रहेगा, लेकिन इसे अगर आप तेज तर्रार ट्रैक के ऊपर लेके जाना चाहें तो वहां पे भी आपको निराश नहीं करेगी। ये बात अलग है कि टिपिकल AMG स्पोर्ट्स कार की तरह शायद बिहेव ना करे, लेकिन जिस तरह के स्किल लेवल हम आमतौर पर देखते हैं वहां पर इसके पोटेंशियल का पूरी तरह से आप मजा उठा सकते हैं। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकलिटी और परफॉर्मेंस के बीच में बैलेंस देखने को मिलता है मर्सिडीज AMG E कैब्रियोले में। AMG वर्जन जो होता है मर्सिडीज का, वहाँ पे जो रेगुलर क्लास की गाड़ियाँ होती हैं उसी को ज़्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कंपनी बनाती है और उसमें आपको AMG की ब्रांडिंग देखने को मिलती है, जो इस फेस के साथ स्पेशली आप समझ सकते हैं। यहाँ पर AMG की ब्रांडिंग भी है, एक बड़ा आपको प्रोमिनेंट मर्सिडीज का लोगो भी मिल रहा है और इसके अलावा एक कॉम्पैक्ट आपको हेडलैम्प का डिज़ाइन भी देखने को मिल रहा है। कार थोड़ी सी लो आपको नज़र आती है और केवल कॉस्मेटिक नहीं, परफॉर्मेंस के हिसाब से भी AMG गाड़ियाँ थोड़ी अलग होती हैं। अगर मैं डिफरेंस की बात करूं, जो रेगुलर E क्लास है उससे लगभग 250 mm ये छोटी है। इसके अलावा सेकेंड रो में अगर हम देखें तो यहाँ पर जगह आपको रेगुलर E क्लास से कम देखने को मिलती है। छोटे बच्चों के लिए जगह ये ठीक होगी और इसके अलावा जैसा कि हमने बताया इसका टॉप जो है वो सॉफ्ट है। लेकिन असल जो इंथुजियास्ट को एक्साइट करने वाला एस्पेक्ट होता है AMG का, जब भी जिक्र होता है वहाँ पर आपको याद होगा 43, 53, 63 स्टेप से आप नॉमेनक्लेचर देखते हैं तो उस वक्त इंजन का जो साइज़ है वो वैसा लगता था, चाहे वो 4.2, 4.3, 4.25 लीटर का इंजन हो, 5.5 लीटर का इंजन हो, 6.25 लीटर का इंजन हो, तो बड़े बड़े इंजन इसमें लगाए जाते थे। क्यों? क्योंकि AMG गाड़ियाँ फास्ट और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होती थी। इस वाले की बात करें तो यहाँ पर 3 लीटर का इंजन लगा हुआ है जिसकी ताकत आपको लगभग 450 bhp की मिलेगी
और टॉर्क जो है वो लगभग 770 न्यूटन मीटर के आसपास मिलेगा। उसमें जो इंजन है 3 लीटर का, उसका तो रोल है ही, साथ में इसको मदद मिलती है 48 वोल्ट जो लिथियम आयन बैटरी है उससे भी जो बूस्ट मिलता है। उसके बाद ये फिगर आपको देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं इसके उस एस्पेक्ट की जो सभी को एक्साइट कर रही है, हमें भी। तो यहाँ पर मैं बैठ रहा हूँ और बैठने के बाद इसके रूफ को बंद करता हूँ और देखते हैं कि कितने जल्दी ये रूफ बंद होता है। और उसके बाद बात करेंगे कि किस तरह से यूनिक इसमें फीचर्स हैं जो इस किसी भी कैब्रियोले में होते हों शायद, लेकिन इसमें और भी ज़्यादा एक्सक्लूसिव है। तो पहले मैंने इस बटन को अब दबाया है। ओके, तो ये शीशे जो हैं जो मैंने ऊपर किए हुए थे हल्के से नीचे हुए हैं। अब पिछले हिस्से में आप कैमरा जब मूव करेगा तो आप देखिएगा पिछला हिस्सा इसका बूट खुल गया है, वहाँ से आपका रूफ निकलता हुआ नज़र आ रहा है और ये सॉफ्ट टॉप जो है ऊपर आके चिपक गई है। जो पीछे आप बूट खुला था वो बंद हो गया है, पीछे जो वाइज़र है वो भी बंद हो गया है और इसके बाद अब कार पूरी तरह से पैक हो गई है, लॉक हो गई है। और आप ऑडियो में जो डिफरेंस है वो भी समझ सकते हैं। आप जब कैब्रियोले में जा रहे हैं तो आप खुली हुई कार में जाना पसंद करेंगे, फिर क्या होगा, तो एक ही बटन से आप चारों जो खिड़कियां हैं उसे आप खोल सकते हैं। जी हाँ, एक ही बटन से चारों खिड़कियां खुल जाएंगे, क्योंकि खुलेपन की फील होनी चाहिए, विंड इन द एयर वाली फील होनी चाहिए। तो एक बटन दबाइए और ये चारों जो विंडोज हैं वो आपको नीचे होते नजर आएंगे। है ना कूल चीज। अब बात करते हैं कुछ फीचर्स की। अब 1.25 करोड़ के ऊपर की गाड़ी है, यहाँ 1.3 करोड़ इसकी एक शोरूम प्राइस है। और इसके बाद क्या क्या यहाँ पर अंदर आपको देखने को मिलेगा, तो शुरू करते हैं उस वाले एस्पेक्ट से जिससे ये AMG बनती है। और वो जो दो आपको डायल यहाँ नीचे देखने को मिलेंगे, एक तो स्टीयरिंग व्हील आपको टिपिकल AMG स्टाइल में आपको देखने को मिल ही रहा है, यहाँ पर AMG की बैजिंग है, लेकिन ये दो चीज़ खास है। ये फिलहाल कंफर्ट मोड में आपको ये देखने को मिलेगा, ड्राइव मोड जो है। इसके अलावा आप देख सकते हैं S यानी स्पोर्ट मोड। इसके अलावा आप जब स्पोर्ट प्लस करेंगे तो ये ऑब्वियसली जो ट्रैक रेडी हो जाएगी। और यहाँ पे इससे जब चेंज करेंगे तो ऐसा नहीं कि केवल इसके डायनामिक्स में आपको फ़र्क महसूस होगा, इसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं सस्पेंशन जो है वो S+ में आ गया है। और अगर आप अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चाहते हैं तो यहाँ पर सस्पेंशन कंफर्ट मोड में है, स्पोर्ट मोड में है और S+ में। तो यहाँ पर वो आप चेंज कर सकते हैं। इंजन स्टार्ट स्टॉप जो ट्रैफिक में आपको देखने को मिलता है उसे आप यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। तो ये दो डायल आपको ख़ास अलग से देखने को मिलेंगे। एक और ख़ास चीज़ जो है वो मैं इस डायल को चेंज करके आपको सुनाता हूँ। बल्कि जब कंफर्ट मोड में है तो अच्छी सी आवाज़ आ रही है, स्पोर्ट मोड में डाला तो ज़रा सुनिएगा, हल्की सी पॉपिंग आपको सुनाई देगी। और ऑब्वियसली अभी स्टैटिक है तो वहाँ पे आप एग्जैक्टली वो फुल जो फीलिंग होती है वो महसूस नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये उससे आप हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा रेगुलर जो इंस्ट्रूमेंटेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए बटन्स हैं, क्रूज कंट्रोल के बटन्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। पैडल शिफ्टर्स भी आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। और जैसा कि हम सीरीज़ की बहुत सारी गाड़ियों में देखते हैं, जो गियर शिफ्ट है वो आपको यहाँ राइट साइड इस स्टिक में देखने को मिल रहा है। तो गाइस आखिर में वही बिंदु का विश्राम करती है। आई गेस जो कैब्रियोले AMG से आपकी उम्मीद होती है वो सब ये पूरा करती है, उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी देती है। इसके अलावा सिंस दिस इज E53 AMG, तो यहाँ पर पिछली जो रो है उसमें जगह कम है, लेकिन छोटे बच्चों के लिए जगह बन जाती है। सो मोरलेस अगर आप छोटी फैमिली के साथ या कभी मुश्किल से आपको दोस्तों को भी बिठाना पड़े, बहुत ज़्यादा मामला स्ट्रगल वाला नहीं रहेगा अगर एवरेज इंडियन हाइट से नीचे है। कहने का मतलब ये है कि जिस तरह की प्राइसिंग हम इंडियन कार मार्केट में फिलहाल देख रहे हैं उस हिसाब से 1.3 हो सकता है कि आप कहेंगे हाँ मैं ऐसे क्यों कह रहा हूँ, बट इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव, स्पेशली जब आपके पास ऑप्शन भी काफ़ी कम है। एक सॉलिड प्रोडक्ट है, फीचर से लोडेड, और जिस तरह की उम्मीद आप इस तरह की गाड़ी से करेंगे मोरलेस इट डज दैट। सो पैसे हैं तो ले आइए। अगर हाँ एक और कंडीशन, अगर मौसम है आपके घर के आसपास तब ले आइए, क्योंकि साल के 10 महीने अगर रूफ बंद करके ये कार चलानी पड़े तो शायद फील उतनी नहीं आएगी।
नमस्ते टाइम्स लाइव फैमिली में क्रांति संभव स्वागत है आप सभी का एक लेटेस्ट वीडियो में, जिसमें एक नई थोड़ी सी पुरानी बाइक हम आपके लेकर आए। नई इस वजह से क्योंकि है एक्चुअली ये बिल्कुल नई रॉयल एनफील्ड लेकर आई है सुपर मीटियोर 650। अब मैं इसे पुरानी क्यों कह रहा हूँ? पुरानी इस वजह से क्योंकि टाइम्स ड्राइव अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि अंकुर ने इसे लंबे रास्ते के ऊपर राजस्थान में राइड किया था और फर्स्ट राइड रिपोर्ट में लगभग सभी इसके एस्पेक्ट जो थे वो उन्होंने कवर किए थे, चाहे इसके इंजन स्पेक्स की बात हो, वेरिएंट्स की बात हो, प्राइसिंग की बात हो। लेकिन अब आपके मन में आई नो सवाल ये आया कि जब वो हम बता ही चुके हैं फिर ये वीडियो क्यों बना रहे हैं। तो यहाँ पर मैं बताऊँ, कुछ एक क्वेश्चंस थे मेरे दिमाग में, क्योंकि मैंने इसे राइड नहीं किया था तो मैंने अंकुर से रिक्वेस्ट किया कि थोड़ी दूर मुझे भी चलाने दो और इसे रियल लाइफ कंडीशन में अर्बन माहौल में अगर मैं इसे चलाऊं तो कैसा लगेगा वो मैं जानना चाहता था। लेकिन सबसे ज़्यादा ईमानदारी से कहूँ तो मैं जानना चाहता था कि ये साउंड कैसा करती है। तो सबसे पहले वही आवाज़ आपको सुनाता हूँ मैं। तो अपने पहले सवाल का जवाब ढूंढने के लिए करता हूँ इस सुपर मीटियोर 650 को स्टार्ट और इसकी आवाज़ जो है नज़दीक से सुनते हैं। आवाज़ ये जानी पहचानी आपको लगेगी क्योंकि जो आप 650 में चाहे वो कॉन्टिनेंटल हो या फिर जो इंटरसेप्टर है वहाँ पे जो आवाज़ है ऑलमोस्ट वही आवाज़ इसको मुझे बिल्कुल वैसी आवाज़ लग रही है। तो उसमें बहुत ज़्यादा अलग, क्योंकि हंटर में मुझे आवाज़ बहुत ही अलग लगी थी, मुझे काफ़ी पसंद आई थी। ये वही फैमिलियर आवाज़ है जो हमने इसके 650 में देखा है। एक बार फिर से ओके। तो अब मैं इस इंजन को ज़्यादा टॉर्चर नहीं करूंगा, आवाज़ हमने सुन ली है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, टॉल राइडर्स के लिए ये कैसी थी? और वहाँ पे मैं कहूँगा कि कंफर्टेबल मुझे बाइक लगी। कंफर्टेबल ये क्रूज़र मुझे लगी अपने इस हाइट के साथ। आई एम ऑलमोस्ट 6'3" और जो फुट फॉरवर्ड इसका पोजीशन है उस हिसाब से जो राइडिंग पोस्चर है वो मुझे काफ़ी कंफर्टेबल ज़रूर लगा। हाँ, सस्पेंशन का जो सेटअप है थोड़ा सा रिजिड ये लगेगा जो मुझे महसूस हुआ है, लेकिन उसका फ़ायदा मुझे इसकी हैंडलिंग और राइड क्वालिटी में मिली है। अगर मैं हैंडलिंग की बात करूँ, जो शहरी ट्रैफिक में मैंने देखा बहुत अजाइल ये रही है, लेकिन ये झटका जो है थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा आपको इसके सस्पेंशन सेटअप की वजह से ज़रूर लगेगा। एक और सवाल कि ग्राउंड क्लियरेंस एनफ है या नहीं, और मैंने इसे सोलो राइड किया मेरे वजन के साथ। इसने 99% जो रास्ते हैं वहाँ पे एक भी शिकायत नहीं की। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहरी माहौल में इसकी राइड कैसी रही? क्या ये बहुत ज़्यादा बल्की तो नहीं है या कहीं ज़्यादा हल्की तो नहीं? यहाँ पे मैं कहूँगा कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बैलेंस मुझे नज़र आ रहा है। क्यों मैं इंटरेस्टिंग कह रहा हूँ? क्योंकि जो इसे आप देखेंगे, जब इसके ऊपर बैठेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, एक बड़ी बाइक आप चला रहे हैं। एक टिपिकल जो पावरफुल क्रूजर्स आप चलाते हैं वो फीलिंग आपको आएगी। ये बल्कि उस हिसाब से आपको लगेगी और लगेगा कि हाँ, पैसा वसूल हो रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग इस वजह से मैं कह रहा हूँ क्योंकि जब इसे आप चलाना शुरू करते हैं तो इसका इंजन का परफॉर्मेंस मुझे काफ़ी स्मूथ लगा और जिस तरह का पिकअप मुझे इसमें मिला है वो मुझे शहरी माहौल में एक तेज सर्रार बाइक का एक्सपीरियंस दे रहा है। तो इंजन जो है इस बल्क के साथ, इस वजन के साथ भी काफ़ी चुस्त मुझे नजर आई और वो मुझे आम ट्रैफिक में इसे तेजी से निकालने में मददगार साबित हुआ। तो आखिर में यह सवाल कि सुपर मीटियोर 650 खरीदी जाए या नहीं, मुझसे अगर आप पूछें तो थोड़ा ज़्यादा होगा क्योंकि मैं एक वक्त में क्रूज़र काफ़ी पसंद थे, अब इतने मज़ेदार नहीं लग रहे हैं। अलग अलग राइडिंग जो माहौल है, जो सड़कें हैं, सरफेस के हिसाब से अब चेंज मेरा मूड थोड़ा हो गया है। लेकिन मुझे लगा कि सुपर मीटियोर एक अच्छा कॉम्बिनेशन उन कस्टमर्स के लिए होगी जिन्हें एक लेड बैक क्रूज़र चाहिए जो एक तरह से डुअल पर्पस भी हो, रोजाना की राइड भी वो कर सकें और लंबी दूरी पर भी लेके जा सकें। जो शहरी माहौल है वहाँ पर मुझे क्विक लगी, अजाइल लगी। इसको हैंडल करना अगर वजन के हिसाब से भी कहें तो मुश्किल मुझे नहीं लगा और इंजन का परफॉर्मेंस मुझे अच्छा लगा। वहीं लंबी दूरी पर आप लेके जा रहे हैं तो भी आपको ये काफ़ी मज़ेदार बाइक लगेगी, पोटेंट बाइक लगेगी। तो यहाँ पर आपको ताकत की कमी महसूस नहीं होगी जब आप लंबी सड़कों के ऊपर लेके जाएं। हाँ, मेरे हिसाब से एक बड़ा फैक्टर ये ज़रूर हो सकता है कि आपको देखना होगा कि वो नई वाली जो
लेटेस्ट एक्सप्रेसवे बनी है या अच्छे अच्छे हाईवेज बने हैं वहाँ आप जा रहे हैं, या फिर ऐसे रास्तों के ऊपर जा रहे हैं जहाँ पर मामला थोड़ा टूटा फूटा हो सकता है, तो वहाँ मुझे लगता है कि जो बेहतर सड़कें हों वहाँ पर इस बाइक को चलाने का असली मज़ा आएगा, तो आप चुनाव कर सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि डील ब्रेकर शायद नहीं है।